हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। हम लोग सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान का एक प्रमुख भाग पढ़ रहे थे जो कि मानव के पोषण के नाम से जाना जाता है। ये उसका दूसरा भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे वसा। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पढ़ लिया है। अब हम वसा के विषय में पढ़ेंगे। वसा क्या है और हमारे शरीर में इसका क्या योगदान है। वसा ग्रिसलाल और वसीय अम्लों का एस्टर होते हैं। एस्टर हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मात्राओं में पाई जाती है, यानी निश्चित अनुपात नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वसाएं 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे निम्न ताप होने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं या ठोस रूप में रहती हैं। यदि इस ताप पर यदि ये द्रव अवस्था में है तो उसे ही तेल कहा जाता है। वसा संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार की होती हैं। असंतृप्त वसाओं में मछली का तेल और वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल और सोयाबीन का तेल। रिफाइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेल की बात कर रहा हूँ। सोयाबीन का तेल है, अरसी का तेल है, इसी तरह से कई अलग अलसी जो है होती है उसका तेल होता है, मूंगफली का तेल है। ये सब जो वनस्पति तेल के अंतर्गत आते हैं। नारियल का तेल और ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल ये संतृप्त तेल के अंतर्गत आते हैं। जो असंतृप्त तेल होता है उसे हाइड्रोजनीफिकेशन यानी हाइड्रोजनीकरण, एक होता है क्रिया हाइड्रोजनीकरण, यानी कि उसमें हाइड्रोजन मिला दिया जाता है जिसके कारण वो संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब ये पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में किस चीज़ से संबंधित है, या असंतृप्त वसा को संतृप्त बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। याद है कल मैंने बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ये देखिए लगभग 2 गुना इसमें उत्पन्न होता है। एक सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा उसे वसा के द्वारा प्राप्त होती है। वसा का जो संश्लेषण होता है शरीर के अंतर्गत वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के कुछ कार्य होते हैं। यह ऊर्जा प्रदान करता है, मुख्य कार्य इसका है। यह अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जम करके शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सर्दियों में हमें हमारे ताप को बाहर निकलने से रोकता है। गर्मियों में शरीर के ताप को कम करने के लिए, पसीना निकालने के लिए रास्ता देता है, जिससे कि हमें ठंडा का एहसास होता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य वसा करता है। इसके बाद खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि खाना रुचिकर हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से क्या करता है, बचाता है। शरीर के अंगों में यह जम जाता है जिसके कारण चोटों से सुरक्षा करता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वजन की कमी आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है। और वसा की अधिकता से शरीर स्थूल यानी मोटा हो जाता है और हृदय संबंधी बीमारी होती है, जिसमें कि रक्तचाप का बढ़ जाना यानी कि हाई बीपी, ये इसका मुख्य वसा के अधिक हो जाने के कारण मुख्य उत्पन्न होने वाला रोग है। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन क्या हैं और इनके क्या कार्य हैं।
एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। सन मत याद रखिए, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि फंक ने इसकी खोज की थी। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन शरीर के उपापचय और रासायनिक संबंधी प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और ये रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। यानी कि इनकी पर्याप्त मात्रा में लेने पर कई प्रकार के रोगों से शरीर का बचाव होता है। अधिकांशतः बच्चों में इनकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए विटामिन की उचित मात्रा ले जानी आवश्यक होती है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए चूंकि जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए जल के साथ शरीर से बाहर यानी यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में ये, और पसीने के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनकी सबसे अधिक शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए इसे शरीर अपने अंदर रोक नहीं पाता है, इसलिए इनकी लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके बाद वसा में या कार्बनिक तत्वों में घुलनशील विटामिन, इसमें विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। विटामिन ए की कमी से त्वचा और नेत्र और हड्डियाँ, ठीक है, तथा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक बहुत क्वेश्चन पूछता है, कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी रक्त अल्पता। और कोबाल्ट ये लौह युक्त पदार्थ है, लोहा तो खाया नहीं जा सकता, तो उसकी जगह पर ये कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है उसमें विटामिन बी 12 जरूर होता है। अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद है विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के, इसका संश्लेषण यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विटामिन डी किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण हमारा क्या करती है? त्वचा करती है, जिससे कि विटामिन डी का निर्माण होता है। और इसी तरह से विटामिन के जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, हमारे कोलन में होता है, और वहीं पर इसका अवशोषण भी होता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं विटामिन जो हैं कि, यानी कि विटामिन ए से लेकर के तक इनकी आवश्यकता और इनकी कमी से होने वाले रोगों के विषय में पढ़ेंगे। चलिए विटामिन ए, अच्छा, इसमें इनके रासायनिक नाम भी दिए गए हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और इससे इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमण का खतरा और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया का मतलब ये होता है कि आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई पड़ती हैं। ये दूध में, अंडा में, पनीर में, हरी साग सब्जियों में और मछली के तेल में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि मछली के तेल में जो, यदि किसी को विटामिन ए रतौंधी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाती है, तो उसकी जो जो दवा यानी कि जो टेबलेट जो है वो डॉक्टर प्रदान करता है, वो मछली के तेल से बनी होती है। इसके बाद है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का नाम थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, या मूंगफली में, तिल में, सूखा मिर्च में, बिना धुली हुई दाल में, यकृत में, अंडा में और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी 12 विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से त्वचा कटी फटी दिखाई पड़ती है, आंखें लाल हो जाती हैं और जीभ फट जाती है। ये खमीर में, कलेजी में
मांस में, हरी सब्जियों में और दूध में पाया जाता है। विटामिन B3 निकोटिनोमाइड या नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, ये मांस में, मूंगफली में, आलू में, टमाटर में, हरी पत्ती वाली सब्जियों में ये पाया जाता है। विटामिन B5 पेंटेनोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जो बुद्धि है वो कम हो जाती है या मंद बुद्धि हो जाता है। ये मांस में, दूध में, मूंगफली में और गन्ना और टमाटर में पाया जाता है। तो जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हों वो दूध और मूंगफली का सेवन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। इसके बाद है विटामिन B6, ये पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है और इसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा का रोग हो जाता है। ये यकृत में, मांस में और अनाजों में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B7, इसे बायोटीन नाम से जाना जाता है। इसी कमी से लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना ये हो जाता है। ये मांस में, अंडा में, यकृत में और दूध में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B11, इसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है और यह दालों में, यकृत में, सब्जियों में, अंडा में और सेम में पाया जाता है। चलिए, इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकाबालामिन नाम से जाना जाता है और इसी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग जो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर पूरा सफ़ेद हो जाता है, बाल अंग्रेजों की तरह हो जाते हैं, तो उसी को ही पांडु रोग कहा जाता है। ये मांस में, कलेजी में और दूध में पाया जाता है। ऊपर मैंने बताया है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, अब आता है विटामिन C, इसे स्कार्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इससे, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और मसूड़े फूल जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर ये दांतों से संबंधित और मसूड़ों से संबंधित रोग है। ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन C जो पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है आंवले में। विटामिन D है। इसके बाद कैल्सीफेरॉल इसका नाम है रासायनिक। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये मछली युक्त तेल में, दूध में और अंडे में पाया जाता है। विटामिन E, इसे टोकोफेरॉल नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बंध्या रोग हो जाता है, यानी जनन शक्ति में कमी आ जाती है। स्त्रियों में बांझपन का रोग हो जाता है, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। ये हरी पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है, दूध में, मक्खन में, अंकुरित गेहूं में और वनस्पति तेल में पाया जाता है। विटामिन K, इसे फिनोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से मानव के रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी यदि कहीं कट लग गया तो काफ़ी देर तक, उसे 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 7 मिनट के अंदर जम जाना चाहिए। यदि इससे अधिक देर तक जमने में लेता है रक्त, तो इसका मतलब है कि विटामिन K की कमी है। ये टमाटर में, हरी सब्जियों में और ये आंतों में भी, ऊपर मैंने बताया इसका संश्लेषण आंतों में भी होता है। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं खनिज पदार्थ सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े वो सभी पदार्थ क्या थे, कार्बनिक पदार्थ थे। कुछ ऐसे अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिनमें कार्बन जरूर पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे कि है कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आयरन लोहा,
ठीक है। क्लोराइड है यानी क्लोरीन है, कार्बोनेट है, सल्फर है, फास्फेट है, आयोडीन है। ये खनिज मूलतः चावल में, दाल में, सब्जी में, दूध में, फल में, मांस मछली में पाए जाते हैं। आयोडीन की कमी से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है और ये ज़्यादातर तराई के क्षेत्रों के लोगों में होता है। इसलिए अब जो भी नमक आता है उसमें हर एक नमक के पैकेट में यानी उसी के साथ आयोडीन मिक्स करके दे दिया जाता है। आयरन की कमी से रक्ताल्पता होती है, यानी खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति का जो शरीर है वो काला पड़ने लगता है। चलिए, ये हो गए खनिज पदार्थ। इसके बाद हमको पढ़ना है जल। बहुत ही मुख्य घटक है ये। इसका शरीर में 65 से 75% जो भाग होता है वो जल का होता है। जैसा कि जानते हैं, जल को हम सीधा सीधा अधिकांश मात्रा जल हम पी करके प्राप्त करते हैं। कुछ भोजन के साथ, फलों के साथ, सब्जियों के साथ, इनके साथ जो है यानी कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जल पहुंच जाता है। इसके बाद है इसके प्रमुख कार्य क्या है। ये सार्वजनिक विलायक है, यानी इसमें अधिकांशतः चीज़ें मिल जाती हैं, विलयित हो जाती हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर के ताप को ये क्या चीज़ करता है, बना के रखता है। गर्मियों में जब शरीर का ताप अधिक हो जाता है तो पसीने के रूप बाहर निकल करके और ये शरीर के तापमान को कम कर देता है। जब पसीना निकलता है और हवा लगती है तो हमें ठंडा का एहसास होता है, नहीं हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो यानी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, शरीर में भोजन पचने के बाद जो जरूरी नहीं रह जाते हैं, शरीर को नुकसान कर सकते हैं, उन्हें बाहर निकालता है यूरिन के रूप में और यानी मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। इस बार शरीर में होने वाली ज़्यादातर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको भी ये उत्पन्न करने में मदद करता है। अब एक सवाल है, आर्सेनिक, यह एक तत्व होता है यानी कि खनिज होता है, इसकी उपस्थिति के कारण कौन सा रोग हो जाता है मानव में, तो कैराटोसिस नामक रोग हो जाता है। ये अधिकांशतः जो रोग है कैराटोसिस, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलों के आसपास के इलाकों में अधिकतर होता है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, जो कि कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से के न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इनके जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य ये करते हैं। एंजाइम के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा, प्रोटीन संश्लेषण, तो उसमें पढ़ाऊंगा कि देखिए आरएनए किस तरह से प्रोटीन संश्लेषण में, या और भी है, कोशिका जब पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है, कौन करता है, कहाँ पर होता है। ये क्रिया कोशिका के अंतर्गत होती है। ठीक है। ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं और क्रोमेटिन जाल ही क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुणों को पहुंचाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा ये आज का मानव पोषण पूर्ण होता है और इसमें यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, आप लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।